नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम चर्चाए खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। और ये प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के साथ। सर, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उससे सारी दुनिया स्तब्ध है। तो इस तख्ता पलट से क्या भारत को कोई खतरा है? क्योंकि शेख हसीना का रुख, शेख हसीना की सोच भारत के लिए हमेशा सकारात्मक रही है। क्या भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इससे कोई असर पड़ेगा? इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तख्ता पलट अपने आप में एक बड़ी घटना है। जी। जहाँ तक भारत के खतरे की बात है, खतरा भारत को इस समय नहीं कोई है, पर चिंता अवश्य है, क्योंकि भारत की 4000 जो किलोमील जो है सीमा 4000 मील लगती है। और जब तक शेख हसीना क्योंकि मित्र सरकार थी, तो वो जो नॉर्थ ईस्ट जो उसमें हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में एक तनाव या जो कोई इस तरह की दबाव वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि सरकार होने के कारण जो भारत की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती थी और उनकी भी हमारी भी दोनों की सकते थे। अब जो आ गए मोहम्मद यूनुस, जो नए नोबेल प्राइज विनर जिनके अंतरिम सरकार बनी है, इनका 36 का आंकड़ा था शेख हसीना थे, और ये भारत के भी कोसते थे जो उस पक्षधर नहीं है। तो ये नेचुरल एक थोड़ा सा फर्क तो आ ही गया इसमें। दूसरी बात यह है कि जो तख्ता पलट जो आपने बात कही, तख्ता पलट के पीछे ये जो आंदोलन, छात्र आंदोलन जून में शुरू हुआ, इसके साथ कट्टरपंथी मिले, और कट्टरपंथी ताकतों के साथ पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये तीनों देश का नाम चलता है इस तख्ता पलट के पीछे, और ये तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तीनों की स्थिति ये है कि भारत की जो चिंता का कारण है कि पाकिस्तान और चीन तो पहले ही हमारे संबंध तनावपूर्ण है। अमेरिका के साथ संबंध ठीक है, पर अमेरिका चाहता ये है कि जो अमेरिका चाहे उसकी शर्तों पे भारत चले। भारत अब उस स्थिति में नहीं है। बांग्लादेश को भी उसने, अमेरिका ने पीछे दबाव डाला था शेख हसीना की सरकार पर, उसने अपना प्राथमिकता भारत के साथ रखी, और उसके बाद 2-3 महीने में ये सारा, और उधर चीन की सेना के साथ अभियान चलाया, इन्होंने अभ्यास किया जो बांग्लादेश सेना ने, जो अमेरिका तीनों तो मिल के उधर कट्टे पर थी, उन्होंने भेजे। पाकिस्तान ने सेना के साथ, सेना का उनका संपर्क बढ़ा, अमेरिका का दबाव बढ़ा, ये सारे मिलके इन्होंने ये तख्ता पलट आ गया एक भूमिका मानने पर। लेकिन अब आज की स्थायी स्थिति ये है कि मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, तो अब भारत की जो प्राथमिकता ये है कि जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी, करोड़ों के संख्या परिवार वहाँ बैठे हैं, इसी के साथ बौद्ध भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, कुछ और बैठे हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी, क्योंकि जो दिल दहलाने वाले जो वीडियो आ रहे हैं, जो समाचार आ रहे हैं, वो बहुत घबराने वाली स्थिति है। क्योंकि देश, भारत की पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि जो वहाँ पे हिंदू हैं उनकी सुरक्षा, जान माल की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत है बांग्लादेश में, आर्थिक रूप से भी, सैन्य दृष्टि से भी। बांग्लादेश का एक भारत और जो संबंध थे वो महत्वपूर्ण थे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, क्योंकि सैन्य दृष्टि भी, आर्थिक दृष्टि भी, सामाजिक दृष्टि तो है ही हमारे। तो ये सारे जो तख्ता पलट आया, इसमें जो समस्या बढ़ेगी वो ये है कि हमारे जो डेवलपमेंट कार्य, अगर तो क्योंकि चीन की कोशिश होगी कि आर्थिक जो है वो निर्भरता उस पर बने, भारत के साथ मत खत्म हो, और अमेरिका भी ये चाहेगा कि जो समुद्री एरिया क्षेत्र है उसमें उसकी डोमिनेशन आ जाए, भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो। तो ये आते महीना, 2 महीने या 3 महीने में समय लगे कि यूनुस जो प्रधानमंत्री बने हैं उनकी सोच भारत के प्रति क्या रहती है, क्योंकि भारत के पास अभी इस समय कोई विशेष विकल्प नहीं है। जो उनकी आंतरिक स्थितियां बनेंगी उसके बाद भारत की रणनीति बनेगी। तो उनके जो भारत को देखेगा भी, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये सारे मिलके क्या करते हैं, क्योंकि जो स्थितियां बनी, यूनुस भी एक समय डमी हेड बना दिया उन्होंने। सेना का बने या तीनों ताकतों का बने, ये डमी हेड है इस समय। 85-84 साल के आदमी ने क्या डिसीजन लेने हैं, वो आगे रिमोट किसके हाथ में जाता है, तो ये 2-3 महीने में पता चलेगा। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हिंदू परिवार बैठे हैं उनकी जान माल रक्षा,
और उसके बाद फिर अपने आर्थिक और सैन्य दृष्टि को कैसे अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना है, ये हमारी दो प्राथमिकताएं होनी। बाकी इंटरनल क्या चलता है ये 3 महीने के बाद पता चलेगा हमें। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में सर के साथ चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक्स की। सर, पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो भारत के खाते में सिल्वर मेडल आने से भारतीयों में खुशी की लहर है, भारतीय जो है वो खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेसलर जो है विनेश फोगाट, उनके साथ जो हुआ है तो उससे भारतीय खेल प्रेमियों में निराशा पैदा हुई है। हालांकि सरकारों ने अपने अपने स्तर पर विनेश को हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, पर दूसरी तरफ विनेश ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हॉकी की बात करें। जी, हॉकी की जो भारतीय टीम है उसमें से 10 पंजाबी हैं। बिल्कुल। 10 पंजाबियों में से ज्यादा चार जलंधर के बिल्कुल 5 सर। हाँ, 4 जलंधर हाँ, के हैं। और इस खुशी में फिर पंजाबी होने के नाते ज्यादा खुशी बिल्कुल। बढ़ती है। और इस जीत में मैं समझता हूँ कि दो जो खिलाड़ी हैं उनको विशेष बधाई के पात्र बनते हैं। उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। एक तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह प्रीत सिंह, बिल्कुल। और दूसरे गोलकीपर श्रीजेश। इन दोनों ने जो इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दोनों ने जिस तरह की भूमिका निभाई उनके कारण मैं समझता हूँ टीम का एक अपनी भूमिका है, लेकिन दोनों की भूमिका ने टीम को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये एक लगातार दूसरी बार, पिछले टोक्यो में भी, इस समय पेरिस में भी इन्होंने जीता। ये 52 साल के बाद ऐसी वीडियो हॉकी के लिए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शुभ घड़ी या शुभ समय हम सब पंजाबियों के लिए भी, भारतीयों के लिए है कि हम एक अपनी परंपरा को, एक ट्रेडिशनल गेम जो भारत के मान सम्मान के साथ जुड़ी हॉकी, उसमें अपना नाम बनाया हुआ है। रही नीरज चोपड़ा की बात, तो नीरज चोपड़ा ने 79.45 की जेवलिन थ्रो के अपना सीजन का बेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तान के नदीम ने वर्ल्ड मतलब ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। वो बेशक इनका फॉलोअर था, दोस्त भी था, वो इन्हीं को पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा था नीरज चोपड़ा का। और अल्टीमेटली उसका दिन था, वो एक थ्रो सीधे निकल गई। तो ये मैं समझता हूँ कि दोनों, पाकिस्तान में नीरज चोपड़ा हमारे लिए भी खुशी है, और एशियंस के हिसाब से सोचे तो दोनों पहले और दूसरा स्थान पाकिस्तान भारत का, तो ये भी एक खुशी की बात है। तो नीरज चोपड़ा भी ऐसे पहले 5वें खिलाड़ी हैं वैसे, लगातार दूसरी, पहले गोल्ड जीता। और उनका मैं समझता हूँ कि इस समय नीरज चोपड़ा ने सारे टाइटल जीते हैं, सब उसके पास है। एक जो कमी मैं समझता हूँ कि वो है कि 90 मीटर की थ्रो का क्रॉस 89.45 पे रुकी है उनके। वो 90 का क्रॉस करना, वो उनका एक स्तर मैं समझता हूँ कि जो जेवलिन नेशनल है, जो अभी भी नदीम ने तोड़ा 92 पे बना, तो 98 है वैसे वर्ल्ड का चैंपियन, पर ओलंपिक 92.97 आ गया। तो मैं समझता हूँ कि एक कमी जो मैं समझता हूँ एक खिलाड़ी के नाते, जो बाकी तो उनकी अपनी लड़ाई अपने साथ है और किसी के साथ मुकाबला नहीं। मैं कहता वो 90 का बैरियर कब तोड़ेंगे, इसका इंतजार हमें भी है, उनको भी। हम दुआ करते हैं कि वो भी अपना 90 का एक बैरियर तोड़े, और इसी सीजन में तोड़े तो सबको अच्छा लगेगा। रही विनेश फोगाट की बात, तो उनकी भावना, तो उनके जो एक्स पे उन्होंने लिखा अपनी मां को संबोधित करते हुए कि कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, ये उनकी भावना दर्शाती है। मैं इसको, एक पुरानी पिक्चर आई थी वक्त, उसमें था वक्त की हर सी गुलाम, हम खुशियां पाबंद आती जाती, वो वक्त आज और कल, वक्त और वक्त बदलता है। देखियो उसने अपील की हुई है विनेश फोगाट ने, आज शाम तक या कल सुबह तक पता चल जाएगा। अगर वो रजत संयुक्त डिक्लेयर कर देते, मैं समझता हूँ वो होना चाहिए, क्योंकि जो पहले दिन के 3 बोट्स हैं उसने वर्ल्ड चैंपियन को भी, ओलंपिक चैंपियन को भी हराया, और जो अमेरिका की थी उसको भी हराया। उन्हें 3 बोट जो बड़े अच्छी खेली, और उस समय उसका वेट 49.9 से था। इसका मतलब वो तीनों क्वालिफाई करती थी, उसने जीती। अगले दिन इसका 50-100 ग्राम बढ़ा। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होने है तो सिर्फ फाइनल के लिए कर सकते हैं ना, फाइनल में उसको रजत दिया जाता है, गोल्ड दूसरे। तो ये एक वर्ल्ड चैंपियन जो ओलंपिक चैंपियन मेंस के हैं, उसने भी मांग की है, भारत सरकार ने भी मांग की है कि 100 ग्राम है। जो वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन रेसलर मेंस के हैं, मुझे नाम भूला है, उन्होंने कहा कि 500 ग्राम तक तो वैसे ही छूट होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में जब अगले दिन खिलाड़ी खाता पीता जो डाइट में उसका होता था, 500 ग्राम पे वैसे ही नियम में छूट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर
परमात्मा से हम यही दुआ करते हैं कि जो अपील की है वो स्वीकार हो जाए और रजत मिल जाए। बिल्कुल। तो ये जो आज हमें दुख लग रहा है वो फिर दोबारा खुशी में आ खुशी में जाएगी। बदल- लेकिन जो आपने बात की कि हरियाणा सरकार ने तो अनाउंस किया कि हम उसको वही मान सम्मान, वो सारी राशि धनराशि वही देंगे जो एक रजत पदक विजेता को सिल्वर मिलती है। मेडल। तो वो इस हिसाब से ये एक अच्छी बात है। मैं वाकई जो उनकी दुख और निराशा संन्यास की बात है, मैं समझता हूँ कि बेशक उन्होंने ये एक 100 ग्राम के कारण उनको पदक उनके नहीं मिला अयोग्य अभी करार तक, दिया। लेकिन उन्होंने भारतीय के दिलों में अपनी जगह बनाई है। बनाई। भारत के इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में भी उनका नाम एक हिसाब से हमेशा याद रखा जाएगा कि 100 ग्राम की एक भारी किस तरह बढ़ जाता आदमी खिलाड़ी पे। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो इसके साथ जो सारी गंभीर मुद्दा है कि जब वो खेलने जाता तो पूरी टीम है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, कोच है, सारा 6-7 आदमी भी है। तो वो 6-7 आदमी क्या करते रहे, उनको नहीं पता लगा कि एक दिन सुबह अगर नॉर्मल वो कहते 1.5 किलो हम देते थे जो डाइट लिक्विड और सारा मिल, तो कम से कम उस दिन आधा दे देते। ये चेक तो रखते। बिल्कुल। वो अगर उनको लगता था कि सुबह की तैयारी करनी है तो पूरी डाइट देने की क्या जरूरत। मैं समझता कि उनकी भी उस स्टेज पे लापरवाही और बड़ी बड़ी लापरवाही जिसके खमियाजा खिलाड़ी को तो मिला ही मिला, सारे देश को भी भुगतना पड़ा। तो ये सरकार का एक प्राथमिकता बनती है कि उनके सारी छानबीन करके फैक्ट्स सामने लाएं, ताकि जो राजनीति भी हो रही है, जो उंगली भी उठ रही है, वो भी खत्म हो। और ये एक आगे वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनको कॉन्शियस होना चाहिए कि उनकी जो टीम जा रही है उसका जिम्मेवारी उन पर निर्धारित हो कि अगर गए तो उनके भी कठोर से कठोर दंड मिलेगा उनको। ये सुनिश्चित बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। सर, हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली का दायरा जो है वो सीमित कर दिया गया है और स्कूलों में भी फ्री वर्दी देने के नियम तय कर दिए गए हैं और हिमाचल पर इस समय 87.589 करोड़ रुपए का ऋण है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो फ्री वाली सरकारी योजनाएं हैं ये राज्यों की आर्थिकता को नुकसान पहुंचाती हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले जो सुक्खू सरकार को और उनके मुख्यमंत्री सुक्खू जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश हित को प्राथमिकता दी। देखो, चुनावों में घोषणाएं होती हैं, उन्होंने ये 125 की जो पहले 300 यूनिट का किया था, फिर उन्होंने कर दिया जो इनकम टैक्स देते हैं उनको नहीं देनी। इसी तरह वर्दियों की है कि जो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं उनको वर्दी फ्री नहीं देनी। इसी तरह उन्होंने बस की जो टिकट है उसमें जो छात्रों को रियायत दी थी उसको थोड़ा बताया कि जो अफोर्ड करते हैं वो दे। और यही सच्चाई है। 87,000 करोड़ के कितना ज़्यादा आपने बताया ऋण है। देखिए, अगर ये मुफ्त की जो चीज़ मुफ्त मिलती नहीं, आप मुफ्त देने की सिर्फ इसलिए कि सत्ता में आ जाए, तो उसका मतलब कि उसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि एक करदाता पे आप जो कर दे रहे हैं उन पर बोझ बना। दूसरा, आप राज्य की जो आर्थिक विकास है जो उसको रोक रहे हैं। और तीसरी बात है कि जब मुफ्त की आदत पड़ जाए आदमी को तो वो काम करना भी छोड़ता है और फिर बोझ बढ़ता जाता है। ये आर्थिक संतुलन जो है ना, आर्थिक अनुशासन वैसे कहता हूँ, ये परिवार से लेकर समाज, सरकार सब पे लागू होता है। यहाँ पे आर्थिक अनुशासन नहीं है, वो परिवार भी पतन पे जाएगा, वो प्रदेश भी पतन पे जाएगा, वो सरकार भी पतन पे जाएगी। और अगर हिमाचल तो अपने आप में छोटी, उसमें अगर आप मुफ्त की चीज डालने शुरू करें तो मैं अगर देना चाहिए जो तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा में ऑलरेडी हिमाचल अपनी जगह पर जो भी देनी है बुनियाद के, तो वो पॉवर्टी लाइन से गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार है उनको दे। उनकी जो बुनियादी अपेक्षा, जो केवल वोट लेने के लिए आप हर एक को 300 यूनिट दे रहे हो, महिलाओं को आपने 1500 रुपये महीना अनाउंस कर दिया, आप ऐसे देंगे कहाँ? ये देखिए, चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा, आर्थिक विशेषज्ञ उन्होंने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात चुनाव के दौरान कही थी कि इस तरह प्रदेश सरकारें, क्योंकि प्रदेश सरकारों को जो है बजट वो अपसेट हो जाते हैं। पंजाब इफेक्टेड है, हिमाचल इफेक्टेड है। तो ये व्यवहारिक होना, पंजाब में मैं समझता हूँ जो हिमाचल कर रहा है ये बिल्कुल सही दिशा में उठा एक कदम है। और लोगों को, सरकारों को चाहिए जागरूक करना कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो हमारी जो भविष्य है वो अंधकार में बदल जाएगा, प्रदेश का भी और प्रदेश वासियों का भी। क्योंकि अभी तो 2 साल 4 साल निकल जाएंगे, कर्जा कितना उठा लेंगे? जितना ऋण बढ़ता जाएगा उसका कर्ज, उसका ब्याज देना मुश्किल हो जाएगा।
ब्याज बढ़ता जाएगा तो आपका विकास रुकता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सुखो जी को मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को विशेष रूप से बधाई है कि उन्होंने अपना एक जो नेतृत्व का जो एक होता लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उन्होंने डिसीजन लिया, स्टेट हित में है, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि उन्होंने घोषणा की है, कॉर्नर तो होंगे कहीं ना कहीं, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये उनकी हिम्मत है। और प्रदेशवासियों को भी समझना चाहिए कि मुफ्तखोरी की आदत जो है वो नुकसानदेह है। मेहनत करके आगे बढ़ के विकास करके आगे बढ़े। जो गरीब है उसका हक बनता है उसकी बच्चों को पढ़ाई, स्वास्थ्य और जो बुनियादी दूसरी व्यवस्था है वो पूरी हो। जिसको जो अफोर्ड करता है वो आगे बढ़ के करे। अमीर वो ही होता है जो राजस्व में अपना या दान करता है या उसमें योगदान देता है। मुफ्त वाला अमीर नहीं गिना जाता, ना वो होता, चाहे वो 1 रुपया देता है, चाहे 10 रुपया देता है, चाहे 1000 देता है। जो देता है उसी का मान सम्मान होना चाहिए, मुफ्त खोर वाले का ना होता है। हाथ ऐसे जब होता है तो गलत है, हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। सरकार को ये आदत नहीं डालनी चाहिए कि लोगों का हाथ ऐसे हो। तो सरकार मेहनत वाली साइड पे जाए, जागरूक करे। इसी में प्रदेश की और प्रदेशवासी की भलाई, और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चुनावी जो है एक सिस्टम में अपनी पकड़ बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए उसको चुनावी व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर होगी, उसकी भी ये कमजोर पक्ष मैं कहूँगा। और इसको जितना आप बढ़ाएंगे उतने हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हमारा विकास रुकेगा। इसलिए सबको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। और प्रदेश हिमाचल सरकार के लिए मैं समझता कि बधाई और हिमाचलियों के लिए शुभ संकेत है सर। और पंजाब को भी जल्दी सीख जाना चाहिए। वो देखिए, ये तो अभी तो आगे हरियाणा चुनाव खड़े हैं तो आम आदमी पार्टी को ये मैं समझता हूँ ये किसी भी पिछले जो लोकसभा चुनावों में उससे पहले जो आता है, ये एक जो मुफ्तखोरी वाली चीज है ना, चाहे बिजली पानी के लिए हम कितने मुश्किल पंजाब फेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें आत्मचिंतन करना चाहिए। मुफ्त लेके किसी को क्या इज्जत बढ़ेगी? मुफ्त का खाने वाले की इज्जत थोड़ा होती है कोई। तो ये तो जनता को जागरूक करने की लीडर करे ना। लीडर ही जब आदत डाल देंगे तो फिर क्या करेगा? ये तो नेता का नेतृत्व बनता है कि वो जनता को जागरूक करे, भाई नहीं ये हानिकारक है, ये लाभदायक है, ये समाज हित में, ये प्रदेश हित में। अगर स्वयं वो आप मीठा जहर देना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली जहर का असर तो होगा, आज नहीं तो कल तो अराजकता फैलेगी। तो ये अभी रुक जाए तो वो बेहतर महसूस होता है। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड की। सर, वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, उसके बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, लेकिन उस विधेयक का विपक्ष ने विरोध किया। हालांकि सरकार कह रही है कि उस विधेयक से जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड को पास इस समय जो है वो कहते सेना और रेलवे के बाद जितनी जायदाद है उसके बाद तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड का। बिल्कुल। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बाद जायदाद आई कहाँ से? ये जायदाद है जब देश का विभाजन हुआ, मुसलमान उधर गए, हिंदू इधर आए। अब जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी जो चले गए उधर, वो सरकारी प्रॉपर्टी बन गई। जैसे हिंदुओं की उधर से आई वो सरकारी प्रॉपर्टी बन गई। यहाँ पे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड बना दिया, और वक्फ बोर्ड में वो जो सरकारी जगह सरकार की थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी। वो भी दे दी जो अंग्रेज हुकूमत ने जाते हुए भारत सरकार को दी, और उससे पहले 1857 की कई संपत्तियां हैं वो भी वक्फ बोर्ड को दे दी। चलो वो उस ठीक था। अब 1995 में एक संशोधन करके नरसिम्हा राव की सरकार ने उनको ये हक दे दिया कि जिस पे ये दावा करे, वक्फ बोर्ड दावा करे ये प्रॉपर्टी इनकी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रूव करे कि मेरी प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं। वक्फ को सिर्फ इतना करना कि ये मेरी है, वो अच्छा उसकी अपील भी वक्फ बोर्ड का एक अपीलेट अथॉरिटी बनी उसी में करनी है, जिसमें एक ही समुदाय के व्यक्ति हैं, मुस्लिम समुदाय के सांसद भी हैं, दूसरे भी हैं, सारे होंगे, पर अपील उन्हीं के पास जानी है। और उसकी अपील के आगे किसी भी सिविल कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो संविधान के आगे चल गई, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आप नहीं जा सकते।
तो ये गलत बात होगी ना, एक पैरेलल सरकार बना दिया आपने। उसके कारण ये है कि वो झगड़े बढ़ते चले गए, लाखों करोड़ों की जो जायदादें हैं उन पे दावे शुरू हो गए। वो 20,000 के करीब इस समय मुकदमे चल रहे हैं, सरकार के भी, आदमियों के भी, वक्फ के भी। तो ये संशोधन जो आया है, ये इस चीज को तो जो अंकुश लगाने वाला है कि क्लैरिटी हो, उसी पे दावा करें जिन पे उनके पास विल है, या कोई लिख के दे गया या दान दे गया, उस प्रॉपर्टी पे वो केस करें। जिसके पास ना उनकी विल है, ना कोई रजिस्ट्री है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, उस पे वो कैसे दावा कर रहे हैं? तो ये तो दिल्ली के 90% कर देंगे कि ये वक़्फ़ की है, सारी जगह वक़्फ़ की है। तो ये तो एक बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई। होनी तो ये चाहिए कि ये सरकार की प्रॉपर्टी थी, जबकि हिंदुओं की प्रॉपर्टी सारी उधर सरकार की होगी। इधर एक मैं समझता तुष्टीकरण कह लें, राजनीतिक दृष्टि से कह लें, वो धीरे धीरे जो विष घुलता गया। अब वही बात आ गई कि आपने हमारे हकों पे, मुस्लिम कहते हैं हमारे हकों में, ये हक किसी का नहीं है। ये एक जेपीसी को आप दे दी सरकार ने, ये अच्छा फैसला किया, ताकि जो मुस्लिम समुदाय जो लीडर है वो समुदाय को भड़का रहे हैं कि देखो जी हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास चलेगी, उसमें सारे जो फॉरेन अगेंस्ट आर्गूमेंट हो जाएंगे, तो जो तथ्य हैं वो बाहर आ जाएंगे। सरकार का लक्ष्य केवल इतना है कि इसको व्यवहारिक करना, ताकि जो एक पक्षी है, जो हर आदमी के आप जगह पे जाकर आप वक्फ बोर्ड ऐसे उंगली उठा देता कि ये मेरी है, वो व्यवस्था खत्म हो और किसी बेस पे, एक आधार पे वो करें। और उसके बाद भी जो सिविल कोर्ट्स है उन पे वो आदमी आ जाकर अपना न्याय प्राप्त कर सके, वो अधिकार आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स है कि आप कानून से ऊपर तो नहीं उठ सकते। संविधान ने जब सबको समानता दी है, तो आप किसी की प्रॉपर्टी जा करते हैं, वो अपील दलील भी नहीं कोई कर सकता किसी पर। तो ये गलत थी। तो मैं समझता कि सरकार ने एक ठीक दिशा में उठाया कदम है, और उससे भी अच्छा काम ये किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को विधेयक आगे पासन कर दिया है। उसमें पूरी चर्चा विवेक के साथ सारा होके फैक्ट सामने आ जाएंगे। 40 संशोधन है, उसमें से कितने मानते हैं, कितने और सुझाव दे दिए जाते हैं। तो ये एक समय अनुसार, वो समय को देखते हुए सरकार का एक ठीक दिशा में उठा हुआ कदम है। इसको राजनीतिक रूप देना गलत है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाए खास, जिसमें आज हमने सर के साथ बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की। पेरिस ओलंपिक्स की चर्चा की, वक्फ बोर्ड की चर्चा की, उसके साथ साथ बांग्लादेश के तख्तापलट की चर्चा की। बहुत सारी चर्चाएं हम अपने इस प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते एक बार फिर से सर के साथ और आप सबके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।